साथियों, अमेरिका G20 से भी बाहर होना चाहता है, क्योंकि G20 के अभी विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है 20 और 21 फरवरी को, और इस बैठक को बाइकआउट करने की घोषणा कर दी है डोनाल्ड ट्रंप के ही मंत्री मार्को रूबियो ने। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे कि ये क्या G20 से बाहर होना चाहता है, अगर बाहर होगा तो G20 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको ये बताते चलो कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि ये बाहर नहीं हो सकते हैं या इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ऑलरेडी ये WHO से बाहर हो चुके हैं, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी को ये धमका चुके हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं ट्रंप इफेक्ट कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, G20 पर इसका क्या असर पड़ेगा और ये मामला है क्या, क्यों इन्होंने बाइकआउट करी हुई है इस रीसेंट मीटिंग को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं सुमित मिश्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर वगैरह कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता होगा, बीते महीने में 20 जनवरी को ये अपना पद ग्रहण किए। पद ग्रहण करते हुए ही इन्होंने लगातार बहुत सारे फैसले लिए। 78 से ज्यादा फैसले तो इन्होंने पिछली सरकार का या कहें जो बाइडेन का पलट दिया। 100 से ज्यादा बड़े सिग्नेचर्स किए बड़े डिसीजंस पर, और इनमें जो बड़े बड़े मुद्दे रहे, ट्रंप इफेक्ट जिसके कारण देखने को मिला, जिसे मैं ट्रंप इफेक्ट के नाम से कह रहा हूं, और यहाँ कुछ लिस्ट आपके लिए लाया हुआ हूँ। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो जाएंगे, और इन्हीं को देख करके अब अर्जेंटीना ने भी घोषणा कर दी है कि हम भी WHO से बाहर हो जाएंगे। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ये हड़काए, कहे कि हम कनाडा को अपना 51वां स्टेट बना लेंगे, क्योंकि कनाडा में चीजें चल नहीं रही है सही से। डर करके कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, वो इस्तीफा दे दिए। इसके अलावा इसराइल हमास के बीच में सीज फायर का समझौता इन्होंने करवाया। मतलब इन्होंने कहा ही था कि हमारे पद ग्रहण करने से पहले पहले ही सीज फायर समझौता कर लो। पनामा को इन्होंने मजबूर कर दिया, चीन का BRI मॉडल छोड़ दो, क्योंकि पनामा पर चीन का आधिपत्य बढ़ता जा रहा था। इन्होंने पनामा को कहा कि हम कब्जा लेंगे, इससे पहले हम कब्जाएं, आप एक काम करो, इसको चीन का BRI मॉडल से दूर हट जाओ, हमारे ही इन्फ्लुएंस में रहो। अमेरिका जो है ये अवैध अप्रवासियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है। आपने देखा कि भारतीय भी जो वहां पर अवैध तरीके से गए हुए थे, इमिग्रेंट, इलीगल, उनको भी भेजा गया। ऐसे दुनिया भर के तमाम देशों में सेना के विमान के जरिए US इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है। इसके अलावा समलैंगिकता पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था पहले ही दिन। इसके अलावा कई देशों के US एड पर भी इन्होंने रोक लगा दी। बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, ऐसे कई देशों को US एड के नाम पर ऐसी फंडिंग दी जा रही थी, जिससे वहां की सरकार इनके कंट्रोल में रहा करती थी। उस US एड को इन्होंने बंद करने का फैसला लिया। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन इन्होंने लिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे डिसीजन थे या धमकियां भी कह सकते हैं, जिसके बाई प्रोडक्ट में वो चीजें बदली। पिछले 1 महीने से जब से ये आए हुए हैं, पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। अब ऐसे में इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने घोषणा कर दी हुई है कि G20 की जो मीटिंग होने जा रही है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, इसको हम बाइकआउट करेंगे। G20 क्या है, इसको समझते चलें। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। हालांकि अब ये ग्रुप ऑफ 21 बन गया है जब से भारत में समिट हुई है। आपको याद होगा कि 18वीं G20 की समिट की होस्टिंग किया था इंडिया ने 2023 में। 2024 में ये ब्राजील में हुआ, और 2025 में इसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका करने जा रहा है। लेकिन अभी उससे पहले, क्योंकि जहां पर G20 की मीटिंग होने होती है, साल भर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं समिट से पहले, तो ऐसे विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी। लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक हो पाए इससे पहले ही अमेरिका का यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आ गया, या कहें कि कमेंट आ गया कि भाई हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम इसको बाइकआउट करेंगे। देखो, ये हिस्सा ना लेना ये अलग बात होती है, लेकिन बाइकआउट करना ये बड़ी बात होती है। हिस्सा ना लेना कि मतलब चलो हमारा बिजी शेड्यूल है, हम नहीं जाएंगे, किसी छोटे मोटे अधिकारी को भेज देंगे। लेकिन बाइकआउट करने का मतलब है कि एक बड़ा संदेश जाता है। लोग पूछते हैं क्या कारण है भाई, क्यों बाइकआउट करोगे? तो आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। खैर, दुनिया में इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। G7 के जो फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी कि थोड़ा सा G7 को और ब्रॉड करते हैं, और भी इकोनॉमीज को शामिल करते हैं। G7 जब शामिल हुआ, G7 जब बना था, तो ये 7 बड़ी इकोनॉमी का समूह था, और 1999 में इन्होंने और ऐसे 13 और जोड़े, तो टोटल हो गए 20। और अभी अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया। याद रखना ये बात, 2023 में जुड़ा था भारत की अध्यक्षता में। तो ये AU और EU, 2 संगठन और बाकी 19 देश मिलकर के 21 सदस्यों का एक ग्रुप है G20। G20 की ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि इसमें जो मेंबर्स हैं, मतलब 19 देश और 2 संगठन हैं, अगर इनको टोटल देखा जाए तो ये दुनिया भर के 65% पॉपुलेशन अपने पास रखते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के ट्रेड में, व्यापार में इनका 79% हिस्सा है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी में ये 84% अपना हिस्सा रखते हैं। मतलब दुनिया भर की इकोनॉमी में 84% G20 के मेंबर्स की इकोनॉमी है।
इसके अलावा वर्ल्ड कार्बन एमिशन में भी इनका रोल काफी ज्यादा है, मतलब कार्बन भी खूब एमिट करते हैं 79% के आसपास। अगर इनमें हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आंकड़ा देखें तो इसमें आप यहाँ पर जो ब्लू कलर का देख रहे हो ये G7 मेंबर्स हैं, यहाँ पर जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं ये हैं ब्रिक्स मेंबर्स, और इधर अदर्स हैं। तो देखो ब्रिक्स और G7 ही इतना बड़ा है कि आपको आधे से ज्यादा हिस्सा इसमें दिख जाएगा। इसीलिए G7 की जो मेंबर्स हैं या कहे खास करके अमेरिका वगैरह, ये ब्रिक्स को ज्यादा बड़ा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आप देखो इसमें अगर परचेजिंग पावर पैरिटी यानी ट्रिपल पी देखें तो इसमें 37.1 ट्रिलियन डॉलर की तो चाइना है, 16.0 ट्रिलियन डॉलर पर तो यहाँ पर इंडिया है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी है, जीडीपी मत समझना, ठीक है। इसके अलावा ब्राजील, फिर रसिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका छोटा सा हिस्सा रखता है। ब्रिक्स है, अब तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी हो गया है। ये तो 5 सदस्य थे तब की ये बात है, अब 5 और सदस्य देश जुड़ गए हैं, जिसमें आपका ईरान जुड़ चुका है, यूएई जुड़ चुका है, इथियोपिया जुड़ चुका है, और अभी रिसेंटली इंडोनेशिया ने भी ज्वाइनिंग करी हुई है 10वां देश बन करके। इधर ये G7 है। तो मतलब कुल मिला करके G20 एक बहुत बड़ा संगठन है और बहुत बड़ा अपना रोल रखता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है। लेकिन अब इसकी समिट होने जा रही है इस बार साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका आपको वर्ल्ड मैप में यहाँ पर दिख जाएगा, आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, ये एशिया में पड़ता है, बगल में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका सबसे दक्षिण में देश है। तो इसी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में अभी 20 और 21 फरवरी को होने जा रही है विदेश मंत्रियों की बैठक। लेकिन उससे पहले जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने कह दिया है कि ये ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग को स्किप करेंगे क्योंकि ये एंटी अमेरिकन एजेंडा चला रहा है। एक्चुअली में इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई यहाँ पर जो असमानताएं हैं ब्लैक और व्हाइट में, ये बढ़ती जा रही हैं, इसको और बढ़ा रहे हैं वहां के जो गवर्नमेंट है, वो भूमि सुधारों के लिए, लैंड रिफॉर्म को लेकर के डिसीजंस ला रहे हैं, जिसको लेकर के जो व्हाइट पर्सन्स हैं वहां पर उनकी जमीनों को खरीदा जा रहा है सरकार के द्वारा, और उसके बाद जो ब्लैक पर्सन्स हैं उनमें बांटा जा रहा है। एक्चुअली में थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे ना तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर बहुत लंबे समय से वहां ब्रिटिशर्स या कहें कि जो वेस्ट के वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं वो आकर के रह रहे थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रह ही गए। अभी आज के टाइम पर वहाँ 90% ब्लैक पॉपुलेशन है, लेकिन 10% जो है आसपास में इसके व्हाइट पॉपुलेशन है। तो अभी भी वहाँ व्हाइट पॉपुलेशन की आधिपत्य है। यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का अगर आप अंतर देखना चाहोगे ना तो देखो टॉप 10% में अगर देखा जाए, टॉप 10 अमीरों की अगर बात की जाए जो जहाँ ज्यादा कमाई करते हैं, तो उसमें व्हाइट का रेशियो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ब्लैक का यहाँ पर दिखेगा। लेकिन अगर टॉप 1% में देखा जाए तो आपको व्हाइट पीपुल इतना दिखेंगे और ब्लैक पीपुल देखो इतना थोड़े से गिनती भर के दिखेंगे। तो और लेकिन ये आंकड़ा पिछले दिनों में देखिए बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखोगे 1980 के दशक में बिल्कुल ना के बराबर ब्लैक पॉपुलेशन थी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। बढ़ता क्यों जा रहा है? नेल्सन मंडेला की वजह से। नेल्सन मंडेला जब पहली बार मतलब आज़ादी दिलाए, वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार स्थापित करवाए, पहली बार राष्ट्रपति बने, दुनिया भर के तमाम देशों ने उन्हें अवार्ड दिया, सम्मान दिया, भारत ने भी भारत रत्न अपना दिया हुआ है। तो वो ब्लैक मैटर्स को लेकर के आगे बढ़े। उसके बाद ये मुद्दा दुनिया भर में फैलने लगा, दुनिया भर की सरकारें जो है इस मुद्दे को समझी, इस बात को समझी कि भाई जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अभी वहाँ पर जो सिरिल रामाफोसा हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं, लैंड पॉलिसीज, जिसको लेकर के वहाँ के जो व्हाइट पीपुल हैं उनसे जमीनें खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा जो ब्लैक पीपुल हैं उनको थोड़ा सा उनको बेचा जा रहा है, या कहीं उनको कम दाम पे बेचा जा रहा है, या उनको दिया जा रहा है योजनाओं के तहत। तो इससे क्या हो रहा है कि जो गोरे लोग हैं जिनका स्वामित्व है वो आवाज उठा रहे हैं। अब चूंकि अब तक तो था तो चलो रिपब्लिकन की सरकार थी अमेरिका में, चल जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप भाई डोनाल्ड ट्रंप है, ये थोड़ा सा अपने आप में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात है कि ये अपनी दुनिया भर में अपनी साख को बहुत मजबूती से रखते हैं। तो ऐसे में ये यहाँ के गोरे लोगों की बात को लेकर के सीरियस हैं, और ये सिरिल रामाफोसा पर या साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट पर दबाव डाल रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर सिरिल रामाफोसा जो हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये फर्जी में आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनके दावों को ये खारिज किए। और उसके बाद कहे कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि अफ्रीका की जो वहाँ व्हाइट पीपल है उनकी जमीनें जब्त कर रहे हैं या अपने ब्लैक लोगों को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, कुछ इसमें इलीगल नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि हम इनके द्वारा जो गलत सूचनाएं फैलाई गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, किससे? एलन मस्क से।
एलन मस्क, जो कि इस टाइम पर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन द अर्थ हैं। मतलब अमेरिका में ये ट्रंप के दाहिने हाथ हैं, राइट हैंड है। ट्रंप को जितवाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है और इनका इन्फ्लुएंस दुनिया में बहुत भयंकर से इस समय हुआ है, मतलब अपने पीक पर हैं ये। तो इनसे ये बातचीत कर रहे हैं। खैर, मार्को रूबियो की बात करें अगर, तो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने ये कहा है कि दक्षिण अफ्रीका जो है ये बहुत बुरे काम कर रहा है। ये वहां की निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का अधिग्रहण कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है। साथ ही साथ एकजुटता, समानता और स्थिरता के नाम पर, इसको बढ़ावा देने के नाम पर ये G20 का दुरुपयोग करना चाहता है। तो 20 और 21 फरवरी को जो जोहानसबर्ग में होगा उसमें ये इसका बहिष्कार करने वाले हैं। खैर, इसी बात को लेकर के ट्रंप भी बोल रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को आगे आगे बढ़ाने का काम इनका है, ना ही ये अमेरिकियों के विरोध को बढ़ावा देंगे और ना ही ये उनके जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे बर्बाद करेंगे। इसीलिए यूएस एड भी इन्होंने रोक रखी हुई है तमाम देशों से। लेकिन अगर G20 में मीटिंग ये हो जाती, मतलब G20 में अगर मार्को रूबियो आते, तो बहुत अच्छा मौका था इस टाइम पर कुछ बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े बदलाव लेने का। क्योंकि देखो, अगर अभी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस पर बातचीत बन नहीं पा रही है, एक्चुअल में मीटिंग हो नहीं पा रही है रसिया और अमेरिका की। लेकिन यहाँ पर अब रूस के भी डेलीगेट्स आते, क्योंकि G20 का मेंबर वो भी है, उसका भी विदेश मंत्री आता और अमेरिका के भी जाते। तो यहाँ पर एक मीटिंग होने की चांसेस थे कि इस मुद्दे पर बात होती और रसिया यूक्रेन का कुछ हल निकल पाता। अभी आज की न्यूज है कि रसिया ने एक और गांव पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन के। खैर, G20 अगर अमेरिका बाहर हो जाता है, चूंकि ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में, तो अगर अमेरिका बाहर अगर मान लो हो जाता है बाई चांस, वैसे तो अभी बाइकआउट किए हैं, बाहर होने की घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन अगर बाहर हो जाएगा तो ये G20 को भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी कि WHO से बाहर हो गया है अमेरिका। तो WHO से बाहर होने का मतलब है WHO की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का जो सोर्स है वो रुक गया, क्योंकि WHO में बहुत बड़ा फंड करता था अमेरिका। अब इससे WHO को दुनिया भर में जो तमाम प्रोग्राम इसके चल रहे थे वो बंद करने पड़ सकते हैं। तो खैर, अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। और ट्रंप भाई तो ट्रंप भाई हैं, आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे जब ब्राजील में पिछले साल हुआ था G20 की समिट, तब एक डाटा सामने आया था जिसमें दुनिया भर की जो G20 मेंबर्स हैं उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के एक चार्ट बना था। ये चार्ट में देखिए, इंडिया यहाँ सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी बन करके उभरा था। ये देख करके काफी अच्छा लगा था। खैर, इस बार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया गया है कि 6.3 से लेकर 6.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ भारत आगे बढ़ने वाला है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। इसकी चर्चा हम लोगों ने बजट में और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वाली वीडियो में की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर जो कार्ड बन करके आ रहा है उस पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक भी परचेज कर सकते हैं। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसमें 2024 का पूरा करंट अफेयर अच्छे तरीके से समझाया गया है, आसान भाषा में, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में। इसके अलावा हाईएस्ट पॉजिटिव रेटिंग भी इसकी चल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके जाकर परचेज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।